हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। मैं हूं रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आपने नाम सुना ही होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे कि उपभोक्ता का संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपभोक्ता का संरक्षण हम कैसे करते हैं, कौन करता है, कौन कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, तो उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी मैं आपको 1986 का बता रही हूँ क्योंकि ये अभी रिसेंट एग्जाम्स में ज्यादातर 1986 का ही पूछा जा रहा है एक्ट के बारे में। लेकिन अभी जो अमेंड होके लेटेस्ट चल रहा है, जिसको फॉलो किया जा रहा है, वो है 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में ज्यादातर 1986 का पूछा जा रहा है। दोनों में वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े से कुछ चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। नहीं तो उसके इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी एक शॉर्ट वीडियो में कि दोनों में इसमें इसके बाद में जो अमेंडमेंट 2019 में आई है वो क्या है, ताकि अगर एग्जाम में अगर 2019 का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सारी बातें तो लिखनी ही है। ऑलमोस्ट यही सब बातें हैं उसके अंदर भी, लेकिन उसमें जो नई चीजें ऐड हुई हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो आपका दोनों के बारे में आंसर लिखना बहुत इजी हो जाएगा दोनों एक्ट्स के लिए। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के ऑलमोस्ट प्रोविजन सब कुछ सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर अब 1986 में क्या आया था, कैसे आया था, उसका मैं आपको सारा ओवरव्यू देती हूँ। जल्दी से सुन लीजिएगा। इसकी मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसमें क्या क्या कमेटीज और है, क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट्स हुई हैं, इसका रिड्रेसल कैसे किया जाता है इसमें प्रॉब्लम्स का कंज्यूमर्स की, तो वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने लगी हूँ। रिटन फॉर्म में भी और चार्ट की फॉर्म में भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी, इसलिए प्लीज बैठे रहिएगा, कहीं जाइएगा मत और बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एक्ट टू प्रीएम्बल। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल इसका एम क्या है। जब भी आपने कभी किसी का एम लिखना हो तो आप सबसे पहले उस एक्ट के प्रीएम्बल में जाइए। प्रीएम्बल के अंदर आपको उस एक्ट का उसका एम या ऑब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा, उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके, तो इसका क्या है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। इससे आपको समझ में आ गया होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्या देता है, बेटर प्रोटेक्शन देता है। किसकी बेटर प्रोटेक्शन? इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता होता है। इनके इंटरेस्ट मतलब इनका इंटरेस्ट की चीजें जो हैं उनको, कंज्यूमर्स को पूरी चीजें, उनकी पसंद की चीजें उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उनका बेटर प्रोटेक्शन मतलब उनका संरक्षण करना कि उपभोक्ता को हर चीज उनके मर्जी के मुताबिक, उनकी पसंद के मुताबिक मिल रही है या नहीं मिल रही है। एंड फॉर दैट पर्पस, और इस उद्देश्य के लिए ये प्रोविजन, टू मेक प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, इसीलिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो है इसके प्रोविजंस बनाए हैं। किस लिए, कैसे बनाए हैं? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स का मतलब कंज्यूमर के काउंसिल, उपभोक्ता के लिए कुछ काउंसिल्स बना दिए गए हैं। एंड अदर अथॉरिटीज, और कुछ अथॉरिटीज बनाई हैं फॉर द सेटलमेंट ऑफ मतलब ऑफ कंज्यूमर्स डिस्प्यूट एंड फॉर मैटर्स, मतलब उपभोक्ताओं के जो कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, मतलब कुछ उन्हें दिक्कतें आती हैं, ठीक है, जो चीजें उन्हें पसंद नहीं आती हैं अगर, तो उसके लिए उनके लिए क्या रिड्रेसल क्या है, उनके लिए उनके पास क्या आगे उपचार क्या है, उनकी समस्याओं के निदान कहाँ से होंगे, उसके लिए कंज्यूमर काउंसिल्स बना दिए गए हैं, अथॉरिटीज बना दी गई हैं, ताकि उनके कंज्यूमर्स के, उपभोक्ताओं के झगड़ों का निपटारा किया जा सके और मैटर्स जो भी इनसे कनेक्टेड हों, इनसे मतलब कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी की सारी इन काउंसिल्स में जाएंगी। ये काउंसिल्स क्यों बनाए गए हैं? स्पेशली देखिए फ्रेंड्स, ये काउंसिल इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को, अपने उपभोक्ताओं को, अपने जो सामान की खरीदी करते हैं, कुछ भी सामान लेते हैं, कंज्यूमर वो होता है जो सामान को यूज करता है डायरेक्ट। मतलब मैंने अगर परचेज किया है तो अगर मैं सेल के लिए कर रही हूँ, रीसेल कर रही हूँ उसको, या डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। ठीक है, कंज्यूमर वो होता है जो उस चीज का उपभोग करता है, मतलब उस चीज को खाता है, पहनता है, ओढ़ता है, जिसको मतलब अपने खाने पीने, पहनने, रहने, सहन सहन के लिए हर चीज का उपयोग करता है, जो खुद इंसान करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड उपभोक्ता या कंज्यूमर। बीच के जितने भी लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करके बीच में रीसेलर, ट्रेडर्स,
और रिटेलर्स जितने भी ये सब होते हैं ना, वो सब उपभोक्ता नहीं होते, ध्यान रखिएगा। तो उपभोक्ता जो चीजें यूज करता है तो उसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी प्रॉब्लम्स का निपटारा करने के लिए ये काउंसिल्स बनाए गए हैं, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर लेजिस्लेशन। ये इसीलिए इसको सोशियो इकोनॉमिक या वेलफेयर लेजिस्लेशन बोला जाता है कि ये उपभोक्ताओं के अच्छे भविष्य के लिए है, उनके, ठीक है, वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे समय के लिए, अच्छी उनकी वेलफेयर मतलब उनके अच्छे के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। कंज्यूमर एज ए किंग बोला जाता है, क्योंकि कंज्यूमर, उपभोक्ता जो होता है वो राजा होता है, क्योंकि वो अगर सामान खरीद रहा है तभी तो आगे लोगों का बिजनेस चल रहा है ना, व्यापार चल रहा है लोगों का। अगर उपभोक्ता सामान नहीं खरीदेगा तो फिर लोगों का सामान बिकेगा कैसे, लोग बनाएंगे कैसे? तो उससे सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से एक्चुअली, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर से लेकर, मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला है उससे लेकर ट्रेडर हो गया जो आगे रीसेल करते हैं, ठीक है, रिटेलर्स हैं जो एक एक चीज बेचते हैं, होलसेलर्स हैं जो होलसेल में बेचते हैं रिटेलर्स को। तो ये एक चेन जुड़ी हुई है। आखिर में किसके पास चीज आती है? कंज्यूमर के पास आती है, उपभोक्ता के पास आती है। तो उपभोक्ता कौन होता है? उपभोग करने वाला। अगर वो उपभोग नहीं करेगा तो फिर चीजें बनेंगी कैसे, ठीक है ना। इसीलिए कंज्यूमर को एज ए किंग बोला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके फीचर्स बताती हूँ फ्रेंड्स कि इसके फीचर्स क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के क्या करता है? ये सबसे पहले इट कवर्स द ऑल द आइटम्स। मोस्टली ये किस किस को कवर करता है? ऑल द गुड्स को, सर्विसेज को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, मतलब इन सब चीजों को ये एक्ट जो है इन सब पे अप्लाई करता है। एक बात और मैं आपको बताना भूल गई, ये जो एक्ट है 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल है, सिर्फ एक जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एंड इट कवर्स का मतलब क्या होता है? ये किन किन चीजों को कवर करता है या किन किन चीजों पे नजर रखता है। कवर करने का मतलब है कि ये किन किन चीजों को अपने अंडर में रखता है जिसपे ये कंट्रोल कर सके। तो किस पे करता है? सभी गुड्स पे, सर्विसेज पे और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे करता है। कवरेज किस में आती है? कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सेक्टर सारे आते हैं, पब्लिक हो, प्राइवेट हो या कोऑपरेटिव हो, ठीक है। ये सारे सेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। कंपेंसेटरी नेचर होता है इसका, ये इसके फीचर्स बता रही हूं मैं कि इसका नेचर कैसा है। कंपेंसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजंस है कि इसमें कंपेंसेशंस भी दी जाती हैं अगर उपभोक्ता का सामान खराब निकल गया है, एक्सपायरी डेट का उसने रिटेलर ने या होलसेलर ने या मैन्युफैक्चरर ने बेच दिया है, तो जिसको नुकसान हुआ है उस चीज का, वो उसको कंपेंसेशन मिलेगी। ग्रुप कंज्यूमर राइट्स, मतलब ग्रुप कंज्यूमर राइट, बहुत एक लार्ज नंबर पे कंज्यूमर के राइट्स मिले हुए हैं और लार्ज नंबर पे कंज्यूमर्स हैं, उन सबके राइट्स को के लिए ये स्पेशली बनाया गया है ताकि एक लार्ज नंबर पे लोगों को इसका फायदा उठाया मिल सके, ठीक है। इसमें क्या है? और इफेक्टिव सेफगार्ड्स क्या है इसमें? सेफगार्ड्स क्या मतलब हुआ कि भाई किस किस चीज से रक्षा करता है ये फ्रॉम हजार्डस प्रोडक्ट्स, मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, खराब चीजें जो होती हैं, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाता है। अनसेफ गुड्स हैं, खाने पीने का सामान कुछ भी है वो खराब है यूज करने वाला, या रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, मतलब जो चीजों को सरकार ने रोक लगा रखी है कि आप ये काम नहीं करोगे, रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जिनको बोला जाता है, गलत काम करते हैं जो, मतलब खराब चीजों को बेच देते हैं, हल्की घटिया सामान बेच दिया, घटिया क्वालिटी का लगा दिया सामान, तो उन चीजों को रोकने के लिए। और खतरनाक जो लाइफ के लिए या प्रॉपर्टी के लिए हजार्डस है, केमिकल्स हैं, जो ऐसी चीजें, तेजाब वगैरह आ गए, ऐसे केमिकल्स जिनका आईज पे, बॉडी पे, स्मेल से या किसी भी चीज से, गैसियस चीजें हैं जो भी, उनसे जो नुकसान पहुंचाता है, उन सब चीजों से बचाव के लिए, इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया है, इसीलिए ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। इसमें और क्या है इसके अंदर? ये एक तो 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब शिकायतों का, ग्रीवेंसेस होती हैं शिकायतें, मतलब जो कंज्यूमर है उनकी शिकायतों को हर लेवल पे कंट्रोल करने के लिए और उनकी समस्याओं का, शिकायतों का सुझाव, निदान करने के लिए 3 लेवल पे बनाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है। इन लेवल्स पे जो है काउंसिल्स बनाई जाती हैं और रिड्रेसल के लिए अथॉरिटीज बनाई जाती हैं, ताकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व हो सके,
डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स अगर वहां पे सॉल्व नहीं होती हैं तो वो स्टेट में जाती हैं, फिर स्टेट की प्रॉब्लम्स अगर जो होती हैं अगर कोई उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है उनकी शिकायतों का से, अगर उनकी शिकायतों का निदान जैसे है कहते हैं कि उनकी कंप्लेंट्स का रिड्रेसल, अगर वो इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन और जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन दे हैव द ऑप्शन टू गो टू द स्टेट काउंसिल्स। कैसे वो स्टेट काउंसिल के पास अपनी कंप्लेंट लेके जाएंगे? अगर वो डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील के थ्रू जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में अपील नहीं जाती क्योंकि कंप्लेंट यहाँ पे गई है सबसे छोटे लेवल का, सबसे नीचे के लेवल का है। उसकी डिस्ट्रिक्ट में जो डिसीजंस या जजमेंट्स आती हैं उसको आप, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप स्टेट में जाओगे अपील लेके, और अपील की फॉर्म में आप जाओगे, और अपील से अगर स्टेट लेवल पे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अच्छा नहीं मिलता, आप सेटिस्फाइड तब भी नहीं होते, तो आप नेशनल लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप स्टेट लेवल पे हो तो स्टेट से भी जा सकते हो, तो ये होता है। और नेशनल लेवल पे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो एक ऑप्शन और होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जैसे जुडिशरी के अंदर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, स्टेट के अंदर हाई कोर्ट्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट होता है नेशनल लेवल पे, तो सेम ऐसे ही अपील्स भी इसके अंदर भी कंज्यूमर के जाते हैं, लेकिन इनके कंज्यूमर के फोरम्स और कोर्ट्स अलग बने होते हैं। इनके लिए आपको सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सिविल केसेस के लिए सिविल कोर्ट में जाते हैं और क्रिमिनल केसेस के लिए सेशन कोर्ट्स में जाया जाता है, लेकिन कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना है और इनके कंज्यूमर फोरम्स बने हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, FSSAI जिसको बोलते हैं, उसका बना हुआ है। तो वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं ताकि लोग अपनी अपनी कंप्लेंट लेके अपने अपने उसी डिपार्टमेंट में जाए रिलेटेड में। ठीक है, ताकि कोर्ट और जुडिशरी का टाइम वेस्ट ना हो सके, उनके पास ऑलरेडी बहुत केसेस होते हैं। तो अगर आप अपनी कंप्लेंट लेके कोर्ट में चले जाएंगे सीधा तो आपका निपटारा हो ही नहीं पाएगा, वहां ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस हैं। ठीक है ना, नंबर ही नहीं आ पाएगा आसानी से। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है कि ये टाइम बाउंड रिड्रेसल है, इसीलिए है क्योंकि इसके लिए कंज्यूमर फोरम अलग बने हुए हैं और इसमें स्पीडी ट्रायल हो जाता है, जल्दी से जल्दी रिड्रेसल उनकी प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का निदान हो जाता है। 8th है इसका नेक्स्ट जो फीचर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के काउंसिल जो बने हुए हैं वो क्यों बने हुए हैं कि ये अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों में शिक्षा प्रदान करते हैं कि भाई आपको जागरूक होना कैसे करते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू। गवर्नमेंट समय समय पर न्यूज़पेपर्स के अंदर, टीवी के अंदर आपको बताती रहती है कि आप जागरूक बनिए, जागरूक उपभोक्ता बनिए। टीवी में कई बार आपने न्यूज़ देखी होगी, ठीक है ना, कि आप न्यूज़ के बेस पे सिर्फ आप ये देख के मत जाइए, आपने देख लिया जी ये चीज़ तो बता रही है कि इसको ये वाली क्रीम लगाने से तो रंग गोरा हो जाता है, ये साबुन लगाने से तो बिल्कुल चेहरे पे निखार आ जाता है, या मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट करने से हम तो बिल्कुल सुंदर बन जाएंगे। तो अगर आप ऐसी बातों पे विश्वास करके आप जा रहे हैं तो अगर आपके साथ नुकसान हुआ है तो ये आपको इससे जागरूक रहना है। और अगर ऐसा नुकसान हुआ है, आप एडवर्टाइजमेंट देख के गए हैं, यूज की है आपने चीज और आपके साथ सेम वैसा नहीं हुआ, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इन एडवर्टाइजमेंट्स पे भी, गलत एडवर्टाइजमेंट पे भी रोक लगाने के लिए ये कंज्यूमर की प्रोटेक्शन इसीलिए है, इसीलिए इसका नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रखा गया है कि उपभोक्ता सिर्फ इनको समाचार को और इनको एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर ही अपनी चीजें ना खरीदें, उनको एजुकेशन दी जाए। इसीलिए टीवी में एड्स बार बार दी जाती हैं कि आप जागरूक रहिए, जागरूक उपभोक्ता बनिए। और उनके राइट्स और जितने भी एक्ट्स आते हैं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का काम है कि जितने भी उनके राइट्स हैं कंज्यूमर के और जितने भी उससे रिलेटेड एक्ट्स आते हैं, ये उनके बारे में लोगों को अवेयर करता है। ठीक है, एक और चीज है, इट प्रोवाइड्स द स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू कंज्यूमर्स राइट। ये जो है 2019 में वैसे आया है, 1986 में नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कंज्यूमर के राइट से रिलेटेड तो 6 राइट कंज्यूमर के दिए गए हैं। ठीक है, जो कि 2019 में सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस का है उसमें 2(9) के अंदर डेफिनेशंस में राइट्स दे रखे हुए हैं, लेकिन 1986 में नहीं दे रखे हुए। ठीक है, तो कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं, उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई है, वो 2019 में दी गई है। ये पॉइंट आप अगर 2019 का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपको और एक्सप्लेन करके बताती हूं मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ये मैंने अभी आपको सारे बताए हैं। वैसे एक तो ये हो गया कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, टू एस्टैब्लिश कंज्यूमर रिड्रेसल मशीनरी,
और कंज्यूमर फोरम मतलब मशीनरीज बनाता है रिड्रेसल के लिए, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिए। ऑल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कंज्यूमर, जो इसमें कौन कौन से जाते हैं, जो कि जितने भी डिस्प्यूट कंज्यूमर से रिलेटेड होते हैं, आपने कोई सामान खरीदा है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो खराब निकला है या आपकी तबीयत खराब होगी, आप बीमार हो गए उसको खा के, तो आप उसको लैब में टेस्ट करवाओगे। अगर लैब में टेस्ट करने के बाद दिखता है कि हाँ वो सामान खराब था लेकिन उसमें एक्सपायरी डेट आगे की लिखी हुई है, अभी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी उस पर, मतलब अभी हुई नहीं है डेट एक्सपायरी इसकी, लेकिन अंदर से सामान खराब निकला है, आपने चेक करवा दिया लैब के अंदर, तो आप उस पर कंपनी पे आप क्लेम कर सकते हो, कंपनी की कंप्लेंट करके उस पर कंप्लेन कर सकते हो। उसके लिए फिर जब ऐसा होता है तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर उस चीज को बंद करना पड़ता है, तो वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर होता है, फिर उसके हिसाब से कि आपका ऑर्डर क्या आया, जजमेंट अगर आपने कंप्लेंट की थी तो, ठीक है। और इसमें स्पीडी रिड्रेसल होता है, ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतों का जल्दी से निपटारा किया जाता है। एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको इसकी बता दी है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ऑल ओवर इंडिया में होता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता। फिर अब मैं आपको इसके राइट्स बता देती हूँ, कंज्यूमर के राइट्स कौन से होते हैं जो कि एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला है राइट टू बी एजुकेटेड, इसका राइट है, कंज्यूमर का राइट है कि उसको एजुकेशन इस बारे में मिलनी चाहिए, समय समय पर उसको बताते रहना चाहिए कि उसके लिए क्या क्या चीज सही है क्या क्या नहीं है, ठीक है। दूसरा राइट है टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कंज्यूमर की रक्षा होनी चाहिए ताकि उसको गलत चीजें, गलत गुड्स या सर्विसेज से उसको धोखा ना हो उसको, ताकि कोई भी ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या रीसेलर जो भी होगा वो उनको गलत सामान ना बेचे और लोगों को इससे लाइफ या प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो सके। थर्ड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड थ्रू, इन्फॉर्म्ड है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब उनको इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर मिलनी चाहिए कि वो जो चीज भी खरीद रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उसके अंदर मिली हुई हैं, जो भी चीज आप खा रहे हो। इसीलिए जब से ये एक्ट आया है उसके बाद से ही हर पैकेट आप कोई भी अगर परचेज करते हैं खाने की चीज, उसके पैकेट के ऊपर सारी चीजें रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी हुई बहुत जरूरी होती है कि आप उसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या है। जो आप अगर बिस्किट भी खा रहे हैं आप एक, तो बिस्किट के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं, ठीक है ना, आप कोई भी मटेरियल मार्केट से परचेज कर रहे हैं, देन एवरीथिंग इज मेंशन्ड और रिटन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पैकेट, ताकि सो दैट यू कैन सी द एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द प्रोडक्ट, सो दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट दैट वेदर इट इज हजार्डस और वेदर इट इज एक्सपायरी और नॉट फॉर योर हेल्थ, ठीक है, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ और नॉट। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन के राइट के बाद से ही ये चीजें आपके कोई भी परचेज जो भी आप कर रहे हैं उसके पैकेट के बाहर इंफॉर्मेशन परचेज करते हैं, चाहे वो दूध है, दही है, चाहे कोई बिस्किट है, चाहे कुछ भी है, खाने की चीजों के से रिलेटेड ही होता है क्योंकि वही चीजें जल्दी खराब होती हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट इसीलिए हर चीज पे लिखी होनी बहुत जरूरी होती है और उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट राइट है राइट टू बी हर्ड। हर्ड का मतलब कि अगर आपने कोई कंप्लेंट की है, अगर आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी बात को सुना जाए, ठीक है। और एश्योर्ड भी है, राइट टू बी एश्योर्ड भी इसमें लिख सकते हो कि आपको एश्योरेंस मिलेगा कि हाँ आपकी बात सुनी जाएगी और आपका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाएगा। एक है राइट टू एक्सेस ऑफ वैरायटी, मतलब आपके पास ये राइट होना चाहिए कि आपको बहुत सारी वैरायटी में चीजें मिले, तो ये आपका अधिकार है कि आपको सिर्फ एक ही चीज मार्केट से परचेज नहीं करनी, उससे रिलेटेड और भी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आपको वैरायटी में होनी चाहिए, आपके पास मिलनी चाहिए। तो आप जब एक मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में या किसी होल, जहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ सारे, जैसे रिलायंस का समझ लीजिए आप है, तो मेट्रो मॉल समझ लीजिए, रिलायंस का समझ लीजिए, बहुत सारे आजकल खुल गए, तो वहाँ पे वैरायटी अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स रखे हैं, तो वो दिस इज कॉल्ड द वैरायटी। हर कंपनी का प्रोडक्ट रखा है, आप अपनी मर्जी से सस्ता, महंगा, अच्छा या कम अच्छा, जैसी भी क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप उसे देख सकें, ये आपका राइट है, वो ले सकें आप। तो दिस इज द राइट टू एक्सेस ऑफ वैरायटी। और जो उसके बाद लास्ट वन है राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब आपके पास पूरा राइट होना चाहिए कि भाई आपके पास राइट है, आपको होना चाहिए, नहीं राइट मिला हुआ आपको कि आपको अगर किसी चीज से कोई समस्या है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो किसी चीज से, कोई चीज खराब निकली, आपने उसकी शिकायत की है, तो आपको आपकी शिकायत का सॉल्यूशन मिले, आपको नुकसान हुआ है तो कंपेंसेशन मिले, डैमेजेस कवर हो अगर आपका कुछ डैमेज हुआ है तो, ठीक है ना। तो ये इसके थे आपके राइट्स, जो कंज्यूमर को राइट्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट आपको मैं आप पॉइंट बताती हूँ जो है वो है कंज्यूमर काउंसिल। कंज्यूमर काउंसिल क्यों बने हुए हैं फ्रेंड्स, वर्क क्या है इनका, फॉर फ्रेमिंग ऑफ प्रोविजंस को बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं और रेगुलेशंस बनाते हैं। जितने भी कंज्यूमर काउंसिल्स बने हैं
चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, उनका काम है प्रोविजंस, रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना कंज्यूमर काउंसिल का और उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो इससे वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और 3 काउंसिल कौन कौन से हैं देखिए, और इनके अंदर कौन कौन होता है ये भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। ये अभी मैं आपको पूरा और डिटेल में बताऊंगी। सेंट्रल के अंदर कौन होता है, इसके सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है काउंसिल्स बने हुए हैं 3 काउंसिल, उनके बेसिस ये है, ये इनके बारे में बताया गया है। बेसिस क्या है, इनके अंदर चेयरमैन कौन होता है इसका, सेंट्रल के अंदर जो चेयरमैन बनता है वो मिनिस्टर ऑफ होम फूड अफेयर्स जो है, ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ फूड अफेयर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर, वो इसका सेंट्रल का वो चेयरमैन बनता है। स्टेट काउंसिल के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन बनता है स्टेट काउंसिल का। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इसका चेयरमैन कौन होता है, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उसको चेयरमैन बनाया जाता है। इसमें गवर्नमेंट के मिनिस्टर को, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया जाता है। इसमें मिनिस्टर ऑफ फूड अफेयर्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनको इसमें चेयरमैन बनाया जाता है। इनकी मीटिंग, सेंट्रल की मीटिंग जो होती है साल में 1 बार की जाती है, स्टेट की 2 बार की जाती है, और डिस्ट्रिक्ट की भी 1 साल में 2 बार की जाती है। ठीक है, मीटिंग होती है ताकि आगे देखने के लिए कि काम कैसा चल रहा है। मेंबर्स कितने होते हैं, सेंट्रल में 150 मेंबर होते हैं क्योंकि सेंट्रल बड़े लेवल पे होता है। स्टेट में मैक्सिमम 10 होने चाहिए, इसमें मैक्सिमम और भी मेंबर्स, मतलब और भी मेंबर्स जितने रखना चाहें वो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ वो कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट में तो स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट जितना प्रिस्क्राइब करेगी उतना होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लेवल पे ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ऐसे ऐसे करके हर तरह की डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो रखी है। उनके लिए अलग अलग मैक्सिमम नंबर मेंबर्स की बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद बताती हूँ कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। ये जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, मतलब जो कंज्यूमर की शिकायतें हैं वो कहाँ पे जाती हैं और कैसे सुनी जाती हैं, उसके लिए क्या क्या उनके लिए प्रोविजंस बने हुए हैं। देखिए, बेसिस है ये डिस्ट्रिक्ट है, ये स्टेट्स हैं और ये नेशनल लेवल पे है। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे कैसे कैसे इनका प्रोसीजर समझ लीजिए, ये कैसे होता है इसका। ठीक है, कंज्यूमर की कंप्लेंट्स का। इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर बताया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होता है इसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। स्टेट के अंदर जज ऑफ हाई कोर्ट होता है, और नेशनल लेवल पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ठीक है, रिड्रेसल के लिए इनके जो डिस्ट्रिक्ट फोरम बना हुआ है, या स्टेट काउंसिल है, या नेशनल काउंसिल है, इनको या कमीशन भी बोला जाता है। तो ये जो बने हुए हैं रिड्रेसल के लिए स्पेशली अलग डिपार्टमेंट होता है कि आपकी कंप्लेंट्स के लिए। ठीक है, कंप्लेंट सुनने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में हाई कोर्ट का जज है, और नेशनल काउंसिल के अंदर स्टेट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इनका टेन्योर क्या होता है, मतलब कितने समय के लिए बैठते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है ना, अगर प्रोसीजर आ जाएगा रिड्रेसल कमेटी का, मेंबर्स पूछ लिए या पूरा का पूरा आप प्रोसीजर बताइए, रिड्रेसल कैसे किया जाता है, ठीक है ना, शिकायतों का निपटारा कैसे किया जाता है, तो उसके लिए ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। इनको डिटेल में पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं, ऐसे चार्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट में होता है ये 5 ईयर का होने चाहिए, ये 5 ईयर इनका टाइम पीरियड होता है काम करने का, और 65 एज विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर आप 5 साल आपके पहले कंप्लीट हो गए और आपकी 65 एज नहीं हुई, तो आपके 5 साल कंप्लीट होते ही आपकी जॉब मतलब हट जाएंगे, आप उस पोस्ट से हट जाएंगे। अगर आपकी 65 ईयर्स की एज पहले हो गई है, तो चाहे आपको 3 साल हुए, 4 हुए, 2 हुए, जितने भी साल हुए, आप उतने 65 तक की एज तक ही काम कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट लेवल पे है 5 साल या 67 ईयर्स एज मतलब होनी चाहिए 67, इसमें 2 साल बढ़ाई हुई है कि भाई 5 साल अगर काम करते हुए हो गए लेकिन आपकी 67 एज नहीं हुई है, तो लेकिन आप 5 साल तक ही काम करोगे। और अगर आपकी एज 67 पहले हो गई है, 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो आपको 67 अगर आपकी एज हो गई है तो आप तब तक ही काम कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है नेशनल लेवल पे जो नेशनल काउंसिल है, इसके अंदर 5 साल या 70 साल की एज लिखी हुई है, 70 ईयर्स। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाएगा। अगर 70 ईयर आपकी पहले हो गई है तो आप तब तक ही करेंगे, अगर 5 साल पहले कंप्लीट हो गए आपके 70 साल के नहीं हुए, तो 5 साल की तक ही आप काम कर पाएंगे उसमें। ठीक है, इसको टेन्योर बोला जाता है, वर्किंग पीरियड मतलब। उसके बाद मेंबर्स हैं, कितने कितने मेंबर्स होने चाहिए हर कमीशन के अंदर, जैसे एटलीस्ट 2 होने चाहिए, आउट ऑफ विच 2 मेंबर्स तो जरूर होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें कि एक वुमेन होनी कंपलसरी है।
वुमेन मेंबर कंपलसरी है। ठीक है, स्टेट में भी सेम ऐसा है, 2 मेंबर होने चाहिए जिसमें 1 वुमेन कंपलसरी है, और नेशनल लेवल पे 4 होने चाहिए मेंबर्स, लेकिन उसमें 1 वुमेन उसमें भी कंपलसरी है। इसमें 4 है, 4 की कैपेसिटी है। मिनिमम एज क्या है इनके अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनकी जजेस की, ये इनके लिए है, बताया गया है सारा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, ये सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, इनके लिए बताया गया है। इनकी मिनिमम एज 35 ईयर्स, 35 तीनों की सेम एज, तीनों काउंसिल्स के अंदर। इनकी पेक्यूनियरी लिमिट बताई गई है। आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कितनी लिमिट तक के केसेस या कंप्लेंट्स को ले जा सकते हैं। अगर आपका जो सामान प्रोडक्ट है, कोई उससे रिलेटेड आपकी कोई कंप्लेंट है, तो आपका 1986 के एक्ट के अकॉर्डिंग 20 लाख है। स्टेट में 1986 के अकॉर्डिंग 20 लाख से 1 करोड़ है, और नेशनल लेवल पे 1 करोड़ से ऊपर तक की कंप्लेंट नेशनल लेवल पे जाएंगी। ठीक है, ये है 1986। अब आपको मैं 2019 के अकॉर्डिंग भी बता देती हूँ कितनी कितनी लिमिट है इनकी। इनकी है 50 लाख से, इनकी है डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख से, स्टेट की है 20 लाख से 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक, और इनकी 5 करोड़ से ऊपर तक की है। ठीक है, तो ऐसे मतलब 2019 में एज इसकी जो है पेक्यूनियरी लिमिट बढ़ा दी गई है। एक अमेंडमेंट तो यही हुई थी 2019 के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेरिटोरियल लिमिट जो है, इसमें डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के ही आएंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसमें स्टेट से रिलेटेड ही सारी कंप्लेंट्स आएंगी, और इसमें कंट्री से, पूरी कंट्री से रिलेटेड आ सकती हैं नेशनल लेवल पे। ठीक है, अपील का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। अपील्स के लिए अगर आ जाता है, तो आपको अपील्स के लिए ध्यान रखना होगा कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंप्लेंट की है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंप्लेंट नहीं जा सकती, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में तो आपने कंप्लेंट की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से जब आपकी डिसीजन या जजमेंट कुछ भी आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम बोला जाता है इसको, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से 1986 में फोरम बोला जाता था, लेकिन अब 2019 वाले एक्ट में कोर्ट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर अगर आपने कंप्लेंट की है और उसका डिसीजन या जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन यू विल गो टू द स्टेट बाय अपील। अपील की फॉर्म में ही आप जाएंगे, अपील लेके ही जाएंगे ना, जैसे सिंपल जुडिशरी के अंदर होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेट में जाते हैं, स्टेट को उसमें हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, है ना। तो एक लेवल ऊपर सुपीरियर कोर्ट में जाया जाता है, तो स्टेट के काउंसिल में जाएंगे आप वहां पे। लेकिन आपके पास टाइम क्या है, 30 दिन के अंदर, मैक्सिमम 30 डेज हैं आपके पास डिस्ट्रिक्ट में अपील लेके जाने के लिए। ठीक है, ये लिमिटेशन है इसकी पीरियड, लिमिटेशन पीरियड। और अगर आप स्टेट से भी, उसके बाद स्टेट से डिसीजन आता है, आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप यू कैन गो टू नेशनल लेवल विद इन 30 डेज। ठीक है, स्टेट से नेशनल में जाने के लिए है। लेकिन अगर नेशनल से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेशनल लेवल से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है नेशनल लेवल की जजमेंट से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद फीस क्या है, इन अपील्स के लिए ध्यान रखिएगा, अपील फाइल करने के लिए हमेशा फीस लगती है, बिना फीस के काम नहीं होता है कहीं पे भी, किसी भी कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट पे तो नहीं है, क्योंकि अपील जाती नहीं है। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट से आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजमेंट को अपील के थ्रू जाना है, अगर अपील डालनी है स्टेट लेवल के कंज्यूमर काउंसिल में, तो आपको 25,000 रुपये या 50%, जो भी लेस होगा, 50% आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी है, अगर 1 लाख है तो 50,000 उसका 50% हुआ, और 25,000, इन दोनों में से जो कम हुआ, तो 25,000 कम है, 1 लाख का आपका था वो प्रोडक्ट जिसकी कंप्लेंट लेके जा रहे हो, उसका 50% हुआ 50,000। ठीक है, और 25,000 इन्होंने ये दिया, 25,000 या 50%, जो कम होगा, तो आप 25,000 आपका इसमें फीस लगेगी अपील की। और नेशनल लेवल पे अगर आप लेके जा रहे हो स्टेट से नेशनल में, तो 35,000 या 50%, 50% मैंने आपको समझा दिया, दोनों में से जो कम होगा वो। और लेकिन अगर आपको नेशनल से सुप्रीम कोर्ट में जाना है अपील लेके अपनी, तो आप यू हैव टू डिपॉजिट द फी ऑफ 50,000 और 50% विच एवर इज लेस। मतलब 50,000 मिनिमम फीस है, और अगर 50% आपके उसका है अमाउंट आपकी कंप्लेंट का या प्रोडक्ट का, तो उसमें उसका 50%, जो दोनों में से जो कम होगा वही इसकी फीस होगी स्टेट उसके सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बता देती हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप इजीली लिख लेंगे। सारा वीडियो ध्यान से सुनते रहिएगा।
पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिए, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये बीच में बोलना जरूरी इसलिए है ताकि बहुत सारे वीडियोस जो भी मैं बना रही हूँ आपके पास आसानी से पहुंच सके। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगी। तो मैं इंग्लिश से हिंदी में इसीलिए ट्रांसलेट करके बताती हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको ईजिली उनके नोट्स मिल जाए, उनको समझ में सारा चीजें आ जाए। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, ये है कि सबसे पहले तो ये है इट इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। जो हो रही थी बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर्स की हो रही थी, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स है, और तीसरा है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है। देखिए एक तो कंज्यूमर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उनको इग्नोरेंस है, उनको उनके राइट्स और रिलीफ्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में पता ही नहीं है। कंज्यूमर के भी राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। राइट्स मैंने आपको अभी बता दिए, ड्यूटी में अभी आपको बताऊंगी क्या क्या है उनकी। तो उनको इग्नोर है, वाइड स्प्रेड उनकी, इसीलिए उनको उनके पता नहीं है, इसीलिए उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। कौन कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन? जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो कि कंज्यूमर को बताते नहीं है किसी चीज के बारे में, ठीक है। और अपना मैन्युफैक्चरर्स जो है अपना मुनाफा, अपना फायदा कमाने के लिए कंज्यूमर को लूट रहा है, उसका साथ धोखा किए जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो इग्नोर है, या जानते बूझते भी, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं है चीज, पैकेट पे एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं, उसकी वैलिडिटी हर चीज देखते नहीं, चेक नहीं करते, तो फिर इसीलिए उनके साथ धोखा होता है। इसीलिए हल्का सामान देते हैं, बहुत सारी वैरायटी होने की वजह से भी फायदा उठा रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स जो है। कंज्यूमर को समझ में ही नहीं आता कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी बुरी है, हम कौन सी लें कौन सी ना लें, ठीक है ना। तो अच्छी चीजों के बारे में बताते ही नहीं है, वो अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को, कंज्यूमर को इग्नोर और माइंड, दिमाग भटका देते हैं उनका, ठीक है ना, माइंड को कंसंट्रेशन हटा देते हैं कि उसको समझ में ही ना आए कि उसको क्या लेना है क्या अच्छा है। बस अच्छी अच्छी एड्स दिखाते हैं, अच्छे अच्छे लुभावने वो दिखाते हैं, उनको फायदे दिखाते हैं, लालच देते हैं, एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री। ये कंपटीशन एक्ट के अंदर आएगा, ये बताऊंगी, समझाऊंगी मैं आपको। इसके साथ ही कंपटीशन एक्ट भी है जो एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, वो भी कंज्यूमर से रिलेटेड ही है सारा, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर से, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर जो है आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू देम। इनको पता ही नहीं होता कि इनके राइट्स और रिलीफ्स क्या हैं, इसीलिए इनके साथ में धोखा होता है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस एक्ट की इसीलिए है ताकि उनके साथ धोखा ना हो सके, कंज्यूमर को अवेयरनेस मिलती रहे, उनके राइट्स और रिलीफ्स के बारे में पता चलता रहे। नेक्स्ट है एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे आर एक्सप्लॉयटेड, इसीलिए वो एक्सप्लॉयट होते हैं ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। इसकी इंपॉर्टेंस एक्ट की ये है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू सेव कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इन चीजों से रोकने के लिए, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, हजार्डस गुड्स हैं, इन सब से बचाने के लिए ही कंज्यूमर एक्ट 1986 लाया गया था, बनाया था, ताकि कंज्यूमर की, उपभोक्ता का संरक्षण किया जाए खराब वस्तुओं से, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो व्यापार में गलत तरीके से सामान को, प्रोडक्ट को, गुड्स को बेचा जा रहा है, ठीक है ना, अपने मुनाफे के लिए लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो वो रोका जा सके, ठीक है। अब ओवरऑल नीड क्या है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, या इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो उपभोक्ता के व्यू में देखा गया, उसकी नजर से देखा गया क्या फायदा है। अब मैं आपको बताती हूं कि इसका ओवरऑल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक्ट की। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन हो गया, वो उपभोक्ता की भी है, बाकी बीच में जितने और लोग हैं उनकी भी तो है ना प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। भाई अगर कोई रीसेलर है, ट्रेडर है, या वो रिटेलर है, कोई दुकान पे एक एक चीज बेचता है, होलसेलर तो इकट्ठा बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर इकट्ठा बना रहा है, तो वो तो अपना फायदा उठा रहे हैं, लेकिन रिटेलर की भी तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ना। अगर वो एक एक सामान बेच रहा है, उसको लोग आके बोलेंगे ना, उपभोक्ता को, आपने तो हमें गलत सामान बेच दिया है, ठीक है ना, तो उसकी रेपुटेशन भी तो खराब हो रही है ना, उससे उसको सामान वापस देना पड़ेगा, या उसका सामान बिकेगा नहीं ऐसे, अगर ऐसे उस गलत सामान बेचेगा तो उसकी भी हो रही है। तो एज ए होल आप ओवरव्यू सबके लिए ये इंपॉर्टेंस है। कंज्यूमर जो है उसको एजुकेशन इसकी मिलेगी इस एक्ट के थ्रू। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, मतलब आपकी शिकायतों का निपटारा होगा, ग्रीवेंसेस, आपको आपकी कंप्लेंट्स का निपटारा जल्दी होगा। इससे क्या होगा, और बुलेटिन्स और पीरियोडिकल्स निकाले जाएंगे। पीरियोडिकल्स मतलब टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स और टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू लोगों को इसके बारे में पता चलता है। एनकरेज होता है इससे ऑनेस्ट बिजनेस, मतलब अगर ये
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फायदे क्या है? सीपीए एक्ट आने से लोगों को, बिजनेस को अच्छे ढंग से चलाएंगे लोग, ताकि जब उन्हें पता रहेगा कि उनके ऊपर कुछ बैठा है, कोई कमेटीज बैठी है कंट्रोल करने वाली। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर ये लोग नई ढंग से काम करते हैं, इनकी कंप्लेंट होती है ना, तो इनके ऊपर पेनल्टीज लगा दी जाती हैं या इनका प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाता है। इवन अगर बिल्कुल नहीं होता, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे होते हैं, जैसे आपने मैगी के बारे में सुना होगा, मैगी को बीच में बंद कर दिया गया था, उसकी कंप्लेंट्स आ गई थी, ठीक है ना। तो वो नेस्ले कंपनी जब मैगी बना रही थी तो उसको बहुत लॉस हो गया था, उसके शेयर्स की भी तक ग्रेट गिर गए थे, डाउन हो गए थे बहुत। तो ऐसे होता है कि अगर एक कंप्लेंट ऐसी हो जाती है हाई लेवल पे कि भाई चीज में कंप्लेंट आ रही है, तो वो लोग जो है उसका बिजनेस डाउन हो जाता है। तो पेनल्टी के तौर पे जो काउंसिल है, जो कोर्ट है, वो उनको ये बोलते हैं कि आप अपना ये प्रोडक्ट ही बंद कर देंगे, अब आप ये नहीं बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करेंगे इस चीज की। अगर फिर भी और भी ज्यादा पेनल्टी लगानी होती है तो उन पर बहुत बड़ा फाइन लगा दिया जाता है, लाखों का, करोड़ों तक का। आप कंपटीशन एक्ट के अंदर देखिएगा, करोड़ों तक का, 1-1 लाख रुपया पर डे तक की पेनल्टी लगा दी जाती है, ठीक है। ऐसे भी होता है। तो इसलिए इन चीजों से बचने के लिए जो बिजनेसमैन है ऑनेस्ट बिजनेस करेगा, मतलब ईमानदारी से बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरर जो है अच्छे से काम करेंगे, ताकि उनके ऊपर पेनल्टीज ना लगाई जा सके। एक है क्वालिटी लाइफ फॉर कंज्यूमर। अगर ऐसा होगा तो कंज्यूमर के साथ क्या होगा, उनको अच्छी चीजें मिलेंगी, उनको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। हर तरह से प्रोडक्ट, चाहे वो खाने का है, पहनने का है, ओढ़ने का है, किसी भी चीज तरह का है, हर तरह के प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, चीजें करते हैं, तो उन्हें अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट है डिस्करेज होगा एंटी सोशल एक्टिविटीज। ऐसा होने से जब उन पे कंट्रोल लग जाएगा, तो जो एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस करते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, और रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ठीक है। ये होती है एंटी सोशल एक्टिविटीज, मतलब जो सोसाइटी के अगेंस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो अनफेयर हो गई ना, मतलब गलत तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, है ना। रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टिव का मतलब जिन पे सरकार ने रोक लगा रखी हुई है, वो काम आप कर रहे हो कि भाई ये चीज नहीं बेचनी, फिर भी आप बेचे जा रहे हो, ठीक है ना। प्लास्टिक बैन कर दिया, पॉलिथीन बैन कर दिया, उसका एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। प्लास्टिक गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, पॉलिथीन कुछ समय के लिए बंद हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये करप्शन चल रही है ना। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का एक एग्जांपल है कि पॉलिथीन पे बैन लगा हुआ, लेकिन लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसके बावजूद भी, ठीक है ना। तो ये एंटी सोशल एक्टिविटीज ही है, क्योंकि प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक से जो जानवर, गाय वगैरह जो है वो खा लेती हैं, उससे उनका मिल्क में खराब हो जाता है, वो मिल्क फिर लोग वही बेचते हैं ये लोग, ठीक है ना। कंपनीज जो है दूध बेचती हैं गाय का, या लोग जो रखते हैं, जो घर में भी दूध बेचते हैं, जिन्होंने गाय रखी हुई है, वो उससे नुकसान हो रहा है। तो गाय के थ्रू भी तो केमिकल जा रहा है ना लोगों के पास, उनके दूध के थ्रू केमिकल जा ही रहा है ना। प्लास्टिक खा रही है, कचरा खा रही है गाय, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ही है ना कि काम ठीक से नहीं हो रहा। और टू अवेकन द गवर्नमेंट बाय पब्लिक सपोर्ट, जब सारे लोग जागरूक हो जाएंगे, पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा, लोगों एक साथ हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट भी इस तरह से जागरूक ही रहेगी कि हाँ, हमें लोगों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम में जो चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई है, उसको हमने ढंग से करना है, काम उस पर पूरा ठीक से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और मैं पॉइंट बताती हूँ आपको, मेजर रीजंस क्या थे इसको, एक्ट को लाने के मेजर रीजंस थे। पहला था टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पुअर क्वालिटी, मतलब पुअर क्वालिटी के अगेंस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ ब्रिंगिंग द सीपीए एक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाने के कारण क्या थे, उद्देश्य क्या है, कि भाई इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, कंज्यूमर को पुअर क्वालिटी के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन, संरक्षण हो, घटिया क्वालिटी के उस पर अगेंस्ट में। दूसरा, स्टॉप की जा सके अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जो अभी मैंने आपको बताई, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, और हजार्डस गुड्स जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनको स्टॉप किया जा सके ताकि लोगों का लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो सके। तीसरा है टू सी कंज्यूमर जस्टिस एज डन, कि कंज्यूमर को जो सामान खरीद रहा है उसको उसका न्याय मिल रहा है कि नहीं। अगर उसको किसी चीज से उसको फायदे की जगह नुकसान हो गया और उसने उसकी कंप्लेंट की है, तो उसको उसमें कंज्यूमर काउंसिल्स में रिड्रेसल अथॉरिटीज जो बनी है, उसमें कंप्लेंट करने के बाद उनको उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 1-2 पॉइंट्स और हैं, वो भी आपको मैं बता देती हूँ, फिर खत्म करते हैं टॉपिक अपना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सीपी एक्ट में बताया था आपको किस लिए है, कंज्यूमर प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए अडॉप्ट किया गया था। इसके प्रोसीजर्स और
प्रोड्यूसर्स और सेलर्स ऑफ गुड्स जो हैं वो जो अडॉप्ट करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उससे बचाने के लिए किया गया है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स मैंने आपको बताया। कंज्यूमर के ड्यूटीज क्या है ये बतानी है आपको मैंने। कंज्यूमर की ड्यूटीज हैं मस्ट बी बीवेयर एंड अवेयर, मतलब कंज्यूमर को बीवेयर भी रहना है, बच के भी रहना है, और अवेयर भी रहना है, जागरूक भी रहना है, लोगों को भी बताना है, ठीक है, कि भाई हमारे लिए क्या चीज अच्छी क्या नहीं है, ये गवर्नमेंट भी करती है एड्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू, आपको भी रहना है, ये आपकी कंज्यूमर की ड्यूटी है, ठीक है। सेकंड है मस्ट फाइल अ कंप्लेंट। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है किसी प्रोडक्ट से तो आपको फाइल करनी है कंप्लेंट। आजकल ऑनलाइन भी हो जाती है, पहले कंज्यूमर फोरम में आपको जाना पड़ता था। आजकल 2019 का जो एक्ट 2019 का जो एक्ट आया है उसके अंदर ऑनलाइन है, और आप अगर चाहे कहीं पे भी हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपने कहीं की भी चीज खरीदी थी, कहीं रास्ते में खरीदी थी, और आप दूसरे स्टेट में चले गए हैं, तो आप ऑनलाइन वहीं से कंप्लेंट कर लेंगे अपने आसपास के कोई भी डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम या नेशनल फोरम है, ऑनलाइन कंप्लेंट करके 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1986 के अकॉर्डिंग आप फोरम में जाके कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। कंज्यूमर को क्या करना है, उनके जो राइट्स दिए गए हैं उसको अपने एक्सरसाइज करना है, राइट्स को, मतलब उनके राइट्स ड्यूटीज को, राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और उनको फॉलो अप करना चाहिए, ठीक है ना। ये भी उनकी ड्यूटी है, अपने राइट्स का पता रखना, ध्यान रखना हमारे क्या क्या राइट्स हैं और उनके अकॉर्डिंग चलना। मस्ट टेक बिल्स एंड रिसिप्ट्स एंड मेमोज, मतलब आप कोई भी सामान खरीद रहे हो तो आपको बिल्स जरूर लेने चाहिए, रिसिप्ट लेनी चाहिए, मेमो जरूर लेने चाहिए, पक्का बिल जिसको कहते हैं वो जरूर लेना चाहिए, ताकि आपका उस पर टैक्स कट रहा है कोई बात नहीं, वो आपको टैक्स जो है वो रिफंड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका टैक्स कट रहा है तो वो आपका बैंक में या आईटी रिटर्न में आपके अकॉर्डिंग आपका रिफंड हो जाते हैं। कहीं पे भी आज के टाइम में जीएसटी कटता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसी को बोला जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर उस पर कंपनी मैंने जहां से भी आप परचेज कर रहे हैं सामान, वो लगा रहा है आपके ऊपर टैक्स, तो आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि कपड़ों के ऊपर कितना 12% टैक्स है, किसी चीज पे 5% टैक्स है, खाने की चीजों पे बहुत कम टैक्स लिया जाता है, या अनाज वगैरह पे तो टैक्स लिया ही नहीं जाता। लेकिन कोई कोई कंपनीज हैं जो हाई लेवल का बनाती हैं तो उन पे 5% टैक्स लगाती हैं, कुछ पे 12% है, कुछ पे 18% है, 18% है। तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स ठीक लगाया गया है कि नहीं लगा रहे हैं ये, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, और जो टैक्स लगा रहे हैं उसका आप बिल लेके पक्की रिसिप्ट लीजिए, ठीक है, वो रिफंड हो जाता है जीएसटी या टैक्स आपका कुछ भी कटता है तो। नेक्स्ट है मस्ट बी एजुकेटेड, आपका ड्यूटी है कि आप उस चीज के बारे में अवेयर रहें, आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी, कैसे खरीदनी है, ये इस चीज की एजुकेशन नॉलेज होनी चाहिए आपको। यूज हिज लीगल राइट्स, और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपके जो राइट्स दिए गए हैं तो आपके पास रिड्रेसल कमेटीज या फॉरम्स हैं, आप अथॉरिटी में जाइए, कंप्लेंट कीजिए, आपके लीगल राइट है कंप्लेंट करने का, और आपको पूरा जो राइट मिले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिड्रेसल भी मिलेगा, ठीक है। इसमें 3 फॉरम मशीनरी 1986 के अकॉर्डिंग था, मैंने आपको भी पीछे बताया था। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आपकी कंप्लेंट 20 लाख तक की डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाती हैं, स्टेट के अंदर 20 लाख से 1 करोड़ तक की जाती हैं, और अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट की अपील जो है स्टेट फॉरम के अंदर जाएंगी। नेशनल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर तक की कंप्लेंट लेके आप जा सकते हैं, और अपील जो है नेशनल फॉरम में स्टेट से जाएंगी, ठीक है। और नेशनल की कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको अभी बता ही दिया। कंप्लेंट कौन कर सकता है, कंज्यूमर कौन होता है, कोई भी कंज्यूमर इस कंप्लेंट कौन कर सकता है, या कंज्यूमर कौन होता है, उसका एक ही मीनिंग है, कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है जो सामान को खरीद रहा है, यूज कर रहा है। दूसरा, कोई भी एनी रजिस्टर्ड कंपनी एसोसिएशन, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी जो होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, वो भी कंज्यूमर ही कहलाती हैं, वो भी कंप्लेंट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कंप्लेंट कर सकती हैं, अगर कोई कुछ है, कोई प्रॉब्लम हुई है तो ये भी कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकती हैं, या फिर एनी लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन, ये मैंने जल्दी जल्दी में लिखे हुए हैं इसलिए राइटिंग ऐसी आई है इसमें, ठीक है। तो कोई भी, जैसे अगर किसी पर्सन को कोई चीज खाने से उसकी डेथ हो गई है, या उसको कोई नुकसान हो गया, या बॉडी पे कोई प्रॉब्लम हो गई है उसकी स्किन पे, तो उसका कोई भी लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको रेमेडीज क्या मिली हुई हैं, एक बार ये भी दोबारा से ध्यान रख लीजिएगा, देख लीजिए। इसके अंदर है कि आप रिमूव कर सकते हैं द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को कंप्लेंट करके। आपको अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऐसी लग रही है जो मिसलीड कर रही है, मतलब जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, आपने उस एडवर्टाइजमेंट को देख के प्रोडक्ट खरीदा लेकिन वो वैसा नहीं निकला, उसके फायदे वैसे नहीं हुए, उसके बजाय आपको नुकसान हो गया, तो आप कंप्लेंट करके उस एडवर्टाइजमेंट को रुकवा सकते हो,
ठीक है। टू पे कंपनसेशन, ये आपकी रेमेडीज हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको कंपनसेशन मिल सकता है। टू रिमूव द डिफेक्ट, आप डिफेक्ट को रिमूव करवा सकते हो कंप्लेंट करके उस, या फिर नेक्स्ट फोर्थ है रिप्लेस करवा सकते हो। आपके साथ कोई चीज हुई है, खराब निकला है, तो आप उसको दे के वापस उसकी जगह दूसरा भी ले सकते हो। नेक्स्ट है टू विड्रॉ द हजार्डस गुड्स फ्रॉम सेल, मतलब आप कंपनी वहां पे कंप्लेंट करके फोरम के अंदर कंप्लेंट करके मैन्युफैक्चरर से आप उस प्रोडक्ट को, हजार्डस गुड्स को हटवा भी सकते हो कि भाई ये हजार्डस गुड्स है, इसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, खतरनाक है लाइफ के लिए लोगों की, तो उसकी सेल बंद करवा सकते हो। एक है रिफंड हो सकता है, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे अगर आप रिफंड करवाना चाहते हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो। जैसे आजकल ऑनलाइन बिजनेस में तो ज्यादातर हो ही रखा है कि आपने कुछ सामान मंगवाया, वैसा नहीं निकला, साइज ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है, डिजाइन ठीक नहीं है, जो आपने ऑर्डर किया था वो नहीं मिला, तो आपकी चीज वापस हो जाएगी, आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिफंड का भी उसमें सिस्टम है। एक है डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रुकवा सकते हो। लोग जो गलत काम कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं गलत सामान, घटिया क्वालिटी का बेच रहे हैं अच्छा बता के, तो इनको, इन चीजों को आप रोक सकते हो कंप्लेंट करके। ये आपके लिए रेमेडीज इसीलिए हैं। नेक्स्ट है डैमेजेस फ्रॉम सेलर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इनमें से किसी की वजह से भी आपको कोई डैमेजेस हुई हैं, नुकसान हुआ है, तो आपकी उसकी भरपाई हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चार्ट की तरह से आपको पूरा का पूरा एक्ट समझा देती हूँ, ध्यान से देखिए और समझ लीजिए क्या है इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, इसका एक चार्ट की फॉर्म में आपको जल्दी जल्दी समझा देती हूँ, जिससे आपको सेक्शंस भी समझ में आ जाएंगे और पूरा एक्ट जल्दी समझ आ जाएगा। ये है सबसे पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सबसे पहले सेंट्रल आता है क्योंकि ये सबसे बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, ये जो है सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 8B तक इसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर सेक्शन 5 में इसका प्रोसीजर बताया गया कि काम कैसे करता है। ठीक है, और उसके बाद इसका सेक्शन 6 के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बताया कि इसको बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, वही प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द कंज्यूमर्स राइट्स। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट तो यही है सबका। उसके बाद सेक्शन 7 के अंदर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया है, मतलब सेंट्रल के नीचे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, वो स्टेट लेवल के लिए बनाया गया है। ठीक है, सेक्शन 7 में फिर उसका ऑब्जेक्ट बताया है। पहले इस सेंट्रल का बताया था ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट, फिर स्टेट का काउंसिल का ऑब्जेक्ट बताया सेक्शन 8 के अंदर, फिर उसके बाद बनाई गई इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको डीसीपीसी बोलते हैं, स्टेट वाले को एससीपीसी भी बोल सकते हैं आप शॉर्ट में। ठीक है, इसको 8A में बताया है और इसका ऑब्जेक्ट 8B में, मतलब हर एक का पहले ऑब्जेक्ट, पहले काउंसिल बनी, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिर ये स्टेट काउंसिल आई, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन गई, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसी के साथ में एक चीज बनाई गई है सेक्शन 9 के अंदर, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल अथॉरिटी। ठीक है, ये कंज्यूमर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिड्रेसल अथॉरिटी है, जो कि उनका प्रॉब्लम्स का निपटारा करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट आता है सेक्शन 10 से 15 तक जो है, उसमें कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो यही है, उनका कंपोजिशन कैसे होता है, ये तो नीचे उसके बारे में बताया था जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का, ये कंपोजिशन कैसे होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम का, वो सेक्शन 10 से 15 तक है। उसके बारे में बताया कंपोजिशन के बारे में, कितने मेंबर्स होंगे, कितने टाइम के लिए होंगे, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, वैकेंसी क्या है, सैलरी क्या है, वो कंपोजिशन के अंदर आ जाएगा सारा। ठीक है, 10 to 15 के अंदर ये सारी चीजें हैं। जुरिस्डिक्शन कितना कैसे होगा इसका डिस्ट्रिक्ट का, वो 11 सेक्शन में। मैनर ऑफ कंप्लेंट, आप उसमें कंप्लेंट कैसे कर सकते हो, 12 सेक्शन में। प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर कंप्लेंट जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या है, उनके पास कंप्लेंट जाएगी, तो वो सेक्शन 13 में बताया गया है। और इसमें फाइंडिंग्स, मतलब वो कंप्लेंट को देखने के बाद में, सारे आपकी कंप्लेंट सुनने के बाद में वो देखते हैं कि क्या निकल के आया, वो सेक्शन 14 में है कि आपकी कंप्लेंट का क्या करना है। फिर उसके बाद अगर आप उससे जो जजमेंट या डिसीजन आता है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील में जा सकते हो, वो सेक्शन 15 में है, नहीं तो आपका यहीं पे निपटारा हो जाता है प्रॉब्लम का। ठीक है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद सेक्शन 16 से लेकर 19 तक इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन है। जैसे डिस्ट्रिक्ट का फॉरम का कंपोजिशन हुआ था, वैसे ही स्टेट का कमीशन का हुआ है। ठीक है, वो 16 से 19 में बताया गया है।
और इसका जुरिस्डिक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो सेक्शन 17 में है। ट्रांसफर ऑफ केसेस मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट का, इसमें ट्रांसफर ऑफ केसेस किसके होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के। एक डिस्ट्रिक्ट से अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर केसेस को ट्रांसफर करना है, कोई लोग करवा लेते हैं जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो ट्रांसफर ऑफ केसेस स्टेट लेवल करेगा और वो स्टेट कमीशन करेगा। और वो कैसे करेगा, 17A के अंदर इसका प्रोविजन बताया गया है, ठीक है। और प्रोसीजर ये एप्लीकेबल जो है टू स्टेट काउंसिल कमीशन के अंदर प्रोसीजर कैसे है, ये काम कैसे करता है, वो सेक्शन 18 में बताया है। और 19 के अंदर इसमें अपील्स बताइए कि आप नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन के अंदर कंप्लेंट लेके कैसे जा सकते हो अगर आप यहाँ स्टेट लेवल की जजमेंट से डिससेटिस्फाइड हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में कंपोजिशन, ये लीजिए कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन का बताया गया है। ये है सेक्शन 20 से 30A तक में बताया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 20 से 30 का है। इसमें क्या है, नेशनल कमीशन के अंदर क्या होता है, इसका जुरिस्डिक्शन बताया है कि ये कैसे कैसे काम करता है, इसके मेंबर्स क्या हैं, ये कहाँ तक इसका जुरिस्डिक्शन है काम करने का, ठीक है। 22 के अंदर इसकी पावर एंड प्रोसीजर बताए गए हैं कि भाई इसकी पावर्स क्या है, नेशनल कमीशन की पावर्स क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है, काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके पास एक पावर होती है नेशनल के पास, पावर टू सेट असाइड एक्स पार्टी, ठीक है। एक्स पार्टी को मतलब सेट असाइड करने का भी, जैसे कि और सीआरपीसी वगैरह में भी और सीपीसी में भी है, एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, सेट असाइड कर देते हैं इसके अंदर, मतलब आप इनके पास पावर है सेट असाइड करने की। तो 22 में अपील्स में मतलब नेशनल से अगर आपको ऊपर अपील में जाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो 23 सेक्शन में बताया गया है। लिमिटेशन ऑफ पीरियड जो है इसका, भाई कितने टाइम तक आप जा सकते हो, वो 24 के अंदर है, ज्यादातर मैक्सिमम 30 डेज का ही टाइम होता है, ठीक है। फिर इसमें फिर अपील्स 27A में फिर से अपील्स के बारे में बताया है। और पावर टू मेक रूल है इसके अंदर एक, कि भाई रूल्स बनाने की पावर है सेंट्रल के पास में ही है, वो नेशनल लेवल पे भी है। नेशनल जो है वो स्टेट के लिए और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रूल्स बनाता है, ठीक है। और पावर ऑफ नेशनल काउंसिल टू मेक रेगुलेशन वो 30A में बताया है। रूल्स बनाना 30 में है और जो रेगुलेशंस हैं वो 30A के अंदर बताई गई है कि आप कैसे इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था सारा का सारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ओवरव्यू बता दिया। इसके मैंने एडवांटेजेस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, इनकी रिड्रेसल कमिटीज, राइट्स और रेमेडीज, सब कुछ मैंने आज आपको टॉपिक में बता दिया। तो आपको मेरा टॉपिक ये नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स दीजिए मुझे, ताकि पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कैसा समझा रही हूँ, स्टूडेंट को मेरे नोट्स कैसे लग रहे हैं। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।